डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के हमारे पास दो चैप्टर है। फर्स्ट जो है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड जो सेकंड चैप्टर है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। दैट इज इन 12th स्टैंडर्ड के ये दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। वैसे देखा जाए तो ये साइंस का एक नया सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके वेटेज की और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इसका वेटेज ज़्यादा है। आप लोग को थोड़ा डर लगता है कि ये बायोटेक्नोलॉजी एक नया सा टॉपिक है, तो आप लोग अवेयर हो जाते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। राइट, मैं एक बार आपको अगर समझाती हूँ, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो उसकी बार बार रिविजन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मार्क्स के बेसिस पे भी उसका वेटेज ज़्यादा है। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सिखा रही हूँ, उसमें मैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि बेसिकली ये उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। राइट, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक फील्ड है, एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। ध्यान से सुनिए, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर उसके एंजाइम्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास उसके प्रोडक्ट्स होंगे एंजाइम्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन्स, तो वो बनाने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे। एंड दूसरे प्रोसेसेस दैट इज यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। पहले के टाइम से अगर मैं आपको बताऊं तो ये बायोटेक्नोलॉजी हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले के टाइम से यूज कर रहे हैं। जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो उसमें क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट ही तो है। ठीक है, वाइन फॉर्मेशन, उसमें भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिकम्पोजिशन अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हमारे पास उसके लिमिटेड क्राइटेरिया है कि वही टाइम पे और वही जगह पे हम लोग को यूज करने। क्यों? क्योंकि समटाइम्स वी आर यूजिंग इन अ रॉन्ग वे, तो बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी लिमिटेशंस है। राइट, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग सोचते कि और क्या आएगा, दैट इज स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक सीक्वेंस। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ टेस्टिब्यूबी, तो दैट इज अगेन इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है, बाय रीडिंग द जीन सीक्वेंस, दैट इज अगेन इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी। और अगर मैं बात कर रही हूँ दैट इज व्हाट, स्टडी अ डिफेक्टिव जीन एंड अगेन रीअरेंज देम। ठीक है, अगर मैं डिफेक्टिव जीन को स्टडी करती हूँ और रीअरेंज करती हूँ तो मैं जेनेटिक डिजीज को भी काफी हद तक ट्रीट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो EFB दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में उन्होंने समझा है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर जिसको मैं नेचुरल साइंस के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, सेल्स के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ फॉर द सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। राइट, तो ये याद रखना, मॉलिक्यूलर एनालॉग जो टर्म था एंड नेचुरल साइंस, सेल्स एंड उसके पार्ट्स, ये जो टर्म था वो EFB ने यूज किया था, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपको नीट में काफी सारी बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि EFB का फुल फॉर्म क्या है, EFB ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, वो क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। नेक्स्ट बात कर रही हूँ कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किस बेसिस पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसके दो प्रिंसिपल है। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेटा मैं बात कर रही हूँ? क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चेंज द केमिकल सीक्वेंस ऑफ DNA और द RNA। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, चेंज द सीक्वेंस, केमिकल सीक्वेंस ऑफ आइदर DNA और द RNA। ठीक है, अब मैंने ये सीक्वेंस को चेंज कर दिया, देन आई विल इंट्रोड्यूस इट इन अ होस्ट सेल। फिर मैं उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगी? होस्ट के अंदर। ठीक है, ये DNA है, उसका मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, फिर इसको मैंने कहाँ एंटर किया? होस्ट के अंदर। तो मेरे जीन के साथ वो अटैच हो गया, तो मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा जो जीन कोडिंग है उसी के ऊपर तो मेरा अपीयरेंस है, तो जीन कोडिंग में आपने एडिशनल किया तो डेफिनेटली अपना फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड उन्होंने दिया है दैट इज व्हाट, मेंटेनिंग द स्टेरिलाइज्ड मीडियम। बहुत अच्छी चीज बोली है। ठीक है, और वही एक रीजन से
पेनिसिलियम भी हम लोगों ने ढूंढी थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेसिकली वो क्या किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, स्टिफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे, लेकिन वहां पे एक पेनिसिलियम नोटेटम जैसी फंजाई रह गई थी, तो बैक्टीरिया के कंपेयर में फंजाई ज्यादा ग्रो हो गई, ठीक है, और उसमें से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का रिसर्च हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बोले कि स्टेरिलाइज मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को अगर डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग को हमारी प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोगों को पर्टिकुलरली स्टेरिलाइज मीडियम रखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे बैक्टीरिया ग्रो करना है, ठीक है, फंजाई अगेन मुझे हेल्पफुल है, लेकिन बैक्टीरिया ग्रो करना है और वहाँ पे फंजाई आ गई तो वो स्टेराइल मीडियम मेरा नहीं रहा, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्यों स्टेरिलाइज मीडियम को मैनेज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैंने आपको पेज पहला जो बायोटेक्नोलॉजी का जो पेज है वो मैंने कंप्लीट किया है, जिसके ऊपर उन्होंने प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, और पीछे के पेज पे उन्होंने क्या दिया है, दैट इज प्रोवाइडिंग दिस व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेरिलाइज्ड मीडियम। अब उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है कि क्यों कर रहे हैं भाई हम लोग, जीन के अंदर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, नेचर है उसको नेचुरली रहने देते हैं। द रीजन इज व्हाट कि अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या एडवांटेज है बेटा, उसमें वेरिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा, उससे क्या होगा, नई स्पीसीज मिलेगी हम लोगों को, ठीक है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल मेंटेन्ड जीन है पेरेंट्स के वो लॉस्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं एनिमल्स के पास, तो वो एनिमल्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसके जीन सेम एंड सिमिलर होते हैं उसके पेरेंट्स के जैसे। समझ में आ रहा है? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जीन को प्रिजर्व करते हैं, ओरिजिनल जीन को प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बनता है, ठीक है। अब काफ़ी सारी बार क्या है, हम लोग नेचुरली भी कॉम्बिनेशन करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले कोई भी हाई क्वालिटी की क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग बात करते हैं, हाई क्वालिटी का जो सुपीरियर मेल है और सुपीरियर फीमेल है उसका क्रॉस करवाते थे, ठीक है, ताकि हम लोग को डिज़ायर जीन मिले। डिज़ायर जीन की क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट के लिए तो मुझे जीन ही चाहिए, ठीक है। तो डिज़ायर्ड जीन मुझे चाहिए था ऑफस्प्रिंग्स में, इसीलिए मैंने 2 सुपीरियर वेराइटीज़ को क्रॉस किया। लेकिन ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि 100% वेराइटीज़ में आपके डिज़ायर जीन ही मिले। काफ़ी सारी बार क्या होता था, अगर मेरे पास 2 सुपीरियर मेल और फीमेल है, उसके 4 ऑफस्प्रिंग्स हुए, तो उसमें हो सकता है कि 3 मैक्सिमम अनडिज़ायरेबल हो और 1 ही डिज़ायरेबल हो, तो ये 3 तो मेरा लॉस हो गया, ठीक है। वो पूरी ज़िंदगी तो अपना लाइफ स्पैन तो निकालेगा ही, तो वो तो मेरे लिए फ्रूटफुल रहा ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, दैट इज़ आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ करूँगी, और आर्टिफिशियल टेक्निक दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, ये अगेन नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। मुझे कौन सा डीएनए, मुझे किसी स्किन का कलर पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसका पर्टिकुलर वो डीएनए निकाला, दैट इज़ व्हाट, और वो डीएनए निकाल के मैंने होस्ट के अंदर डाला, तो होस्ट का जो ओरिजिनल डीएनए था वो तो चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन। ओरिजिनल में से अलग किया, दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो पहला रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, फिर वो डीएनए को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज द क्लोनिंग ऑफ डीएनए, क्लोनिंग ऑफ डीएनए, और थर्ड है दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स है बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो मुझे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एक मेरे पास ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अगर मैं उसके ऊपर एंटीबायोटिक डालती हूँ तो उसकी एंटीबायोटिक का असर ये बैक्टीरिया पे नहीं होती है, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो अगर मैंने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसमें से निकाल के जिसमें नहीं था, जो बैक्टीरिया में नहीं था, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, सिर्फ इंजेक्शन से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या वो बैक्टीरिया में आ जाएगा क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि मुझे वो जीन को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो वो किसके साथ अटैच्ड होगा,
मुझे वो जीन को पर्टिकुलर साइट से जोड़ना पड़ेगा, एक जगह पे जोड़ना पड़ेगा, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी जगह है होस्ट के डीएनए में जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और हम लोगों ने जो कट पार्ट ऑफ डीएनए लिया था ना एलियन का, वो हम लोगों ने वहीं पे स्टिक किया है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या? फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड फ्रॉम वेयर वी अटैच द एलियन डीएनए। ठीक है। अब ये डीएनए को मैंने अटैच कर दिया, अगर मुझे उसको जोड़ना है तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। डीएनए को जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज, आरएनए को जोड़ना है तो आरएनए लाइगेज। अगर मुझे जो बैक्टीरिया में से मुझे कट करना था, तो मुझे जहाँ पे कट करना था तो वो कट करने के लिए भी मुझे एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम का नाम है दैट इज द मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कट करना है तो एंजाइम होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। इतनी छोटी सीजर है कि वो मॉलिक्यूल्स को भी कट कर सकती है, और वो सीजर का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। उसमें से निकाला, दूसरे होस्ट के अंदर डाला, लेकिन ऐसे उसमें से डीएनए में से निकाला तो बीच में क्या आएगा? वेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मलेरिया आपको हो रहा है, ठीक है, तो मलेरिया का वेक्टर कौन कैरी करके लाता है? दैट इज फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो वो वेक्टर की हेल्प से मैं होस्ट के प्लाज्मिड में डीएनए को इंट्रोड्यूस करूँगी। तो सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज प्लाज्मिड? बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। इमेजिन करो कि ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये डीएनए है, और ये जो एक्स्ट्रा डीएनए हुआ ना दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। उसके साथ हम लोग अपना इंटरेस्टेड डीएनए को चिपकाते हैं, एंड दिस प्लाज्मिड हैज कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई इंडिविजुअली। समझो मैंने क्यों ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ यहाँ पे क्यों अटैच नहीं किया? क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, कब होगा? जब वो लोग एक में से दो बनेंगे तब। ये पूरा डीएनए कब मल्टीप्लाई होगा? जब एक में से दो ऑर्गेनिज्म बनेगी तब। कब बनेगी एक में से दो ऑर्गेनिज्म? जब वो लोग रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जब मैं बात करूँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड कितना डबल हो सकता है? एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर मिनिमम 10 to 100 टाइम्स वो डबल हो सकता है। और जितना ये डबल हुआ उतना मेरा डिजायर्ड डीएनए भी डबल हुआ, और जितना डिजायर्ड डीएनए डबल हुआ उतने मेरे प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बने, उतने मेरे एंजाइम्स ज़्यादा बने, उतने मेरे प्रोटीन्स ज़्यादा बने। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। ओके। तो फिर से मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको, अब आपने जो नया इसमें से एलियन डीएनए का इंटरेस्टेड डीएनए निकाला और दूसरी ऑर्गेनिज्म में ऐड किया, तो अब ये ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? उसका ओरिजिनल छोड़ के कुछ नया जेनेटिक मटेरियल यूज कर लिया। दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ GMO प्रोडक्शन। मतलब क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसको बनाना है तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करोगे दैट इज डिजायर्ड जीन। आपको कौन सा जीन ये बैक्टीरिया में से चाहिए वो आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड, दिस डिजायर्ड जीन देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये डिजायर्ड जीन को ये बैक्टीरिया में से निकाला, दूसरे बैक्टीरिया में मैंने डाल दिया। ठीक है। एंड थर्ड, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करना है एंड ट्रांसफर देम इनटू द प्रोजेनी। तो वो कंपलसरी मल्टीप्लाई होना चाहिए और वो प्रोजेनी के अंदर जाना चाहिए, तो ही हमारी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हुई। ठीक है। और उसके जो स्टेप्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।